डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट डायबिटिस मेलाइटस। डीएम का मतलब क्या है? डायबिटिस मेलाइटस। डायबिटिस मेलाइटस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो डायबिटिस मेलाइटस क्या है? इट इज़ अ क्रोनिक डिजीज ऑफ एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये क्या है? क्रोनिक डिसऑर्डर है ऑफ एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसमें लेवल ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसके अंदर क्लासिकल सिम्टम्स मौजूद होते हैं। क्लासिकल सिम्टम्स तो मेन इंपॉर्टेंट क्लासिकल सिम्टम्स जो होते हैं इसके अंदर जो मौजूद होते हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास है पोलीफीजिया। पोलीफीजिया का मतलब क्या है कि एक बंदा क्या होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं? एक्सेसिव ईटिंग करते हैं। पोलीफीजिया का मतलब क्या है? एक्सेसिव ईटिंग। दूसरा जो क्लासिकल सिम्टम है वो है पोलीडिप्सिया। पोली मीन मेनी, पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया का मतलब क्या है? एक्सेसिव ड्रिंकिंग, यानी थर्स्ट होगा, यानी एक्सेसिव ड्रिंकिंग या एक्सेसिव थर्स्ट होगा। और वो कितना होगा? तकरीबन पर डे जो है 6 लीटर से ज़्यादा होगा। मोर देन 6 लीटर ऑफ वाटर पर डे। यानी ये जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें जो पोलीडिप्सिया का सिम्टम होता है वो क्या करते हैं? मोर देन 6 लीटर जो है एक दिन में पानी पीते हैं। और इस वजह से देन वी विल हैव पोली यूरिया। उनमें क्या होगा? पोली यूरिया होगा। और तकरीबन यानी पोली यूरिया मीन एक्सेसिव मैक्चुरेशन यानी या यूरिनेशन जो है होगा। और वो तकरीबन कितना होगा? मोर देन 3 लीटर पर डे। यानी एक दिन में 3 लीटर से ज़्यादा क्या करेगा? यूरिन करेगा। इसके साथ साथ वेट जो है लॉस होगा। लॉस ऑफ वेट, यानी वेट लॉस जो है इसमें जो है कॉमन होता है। सो दीज आर द क्लासिकल फीचर ऑफ डायबिटिस मेलाइटस। अब हम डायबिटिस मेलाइटस को अगर डायग्नोस करना चाहेंगे कि इस पेशेंट के अंदर डायबिटिस मेलाइटस है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सो फॉर डायग्नोसिस हम कुछ टेस्ट करते हैं, जिस तरह फास्टिंग ब्लड शुगर है, रैंडम ब्लड शुगर है, HbA1c। ये कुछ टेस्ट हैं जो हम इसके लिए करते हैं। तो अगर एक पेशेंट है और इसके अंदर क्लासिक सिम्टम्स मौजूद हैं, पेशेंट जिसके अंदर क्लासिकल सिम्टम मौजूद हैं और रैंडम ब्लड शुगर वैल्यू वो क्या है? 200 मिलीग्राम % से ज़्यादा है, तो ये पेशेंट क्या होगा? डायबिटिक होगा। सो फर्स्ट केस इज, अगर एक पेशेंट के अंदर क्लासिकल सिम्टम भी मौजूद हैं और रैंडम ब्लड शुगर लेवल मोर देन 200 मिलीग्राम % है, सो दिस इज डायबिटिक। सो वी विल डायग्नोज दैट द पेशेंट इज डायबिटिक। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा, कभी कभी पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा लेकिन उसका जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, यानी 8 घंटे के लिए तकरीबन 8 घंटे उसने कुछ नहीं खाया, इसके बाद जो शुगर का जो हम टेस्ट करते हैं उसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, तो उसमें अगर वैल्यू मोर देन 126 होगा, यानी 126 से अगर ब्लड का जो शुगर लेवल है फास्टिंग वाला वो ज़्यादा है, तो we will say the patient is diabetic. So instead of 8-hour fasting, if the level of sugar is more than 126 milligram % and the patient is even asymptomatic, then still we say that the patient is diabetic. And then we have another test which is give after giving, हम पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं और फिर तकरीबन 2 घंटे के बाद चेक करते हैं। अगर इसका वैल्यू 200 मिलीग्राम से ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है? डायबिटिक है। सो आफ्टर गिविंग 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आफ्टर 2 आवर चेक, 2 घंटे होगा इसके बाद हमने चेक किया, अगर ये ज़्यादा है 200 से, देन वी विल से इट इज़ डायबिटिक। तो जिससे मैं जो लिख रहा हूँ सारा कौन केस में है जो डायबिटिक होगा। तो अगर 200 से कम होगा तो डायबिटिक नहीं होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं विच इज़ HbA1c, उसमें अगर इफ पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, इवन इफ पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, सिम्टम्स नहीं है, क्लासिकल सिम्टम नहीं है, तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं लेकिन उसका जो HbA1c का वैल्यू है वो क्या है? 6.5 से ज़्यादा है। सो स्टिल दिस इज द डायबिटिक पेशेंट।
और ये एक ऐसा टेस्ट है HbA1c जो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, और ये हमें 3 मंथ का नॉर्मल जो एवरेज टेस्ट है वो हमें देता है वैल्यू ऑफ ग्लूकोज। ये डिपेंड नहीं करता कि किसी ने खाना खाया या नहीं खाया, हम एनी टाइम जो है कर सकते हैं। तो जो पोस्टप्रेंडियल वैल्यूज होते हैं शुगर का खाने के बाद जो वैल्यूज होते हैं उसमें RBS जो है ज़्यादा आता है, तो इस पे ऊपर जो है HbA1 इस पे डिपेंड नहीं करता। तो HbA1c के कुछ वैल्यूज हैं जो हमारे पास हैं, उनको लिखते हैं कि नॉर्मल, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक। सो नॉर्मल, ये जो हमारे पास HbA1c वैल्यूज इनमें क्या है, नॉर्मल HbA1c लेस देन 5.6% होगा। प्री डायबिटिक या इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंट, जो कि प्री डायबिटिक होता है, वो होगा 5.6 to 6.5। 5.6 6.5 ये वैल्यू जो है, कभी कभी 6.4 लिखते हैं कोई, लेकिन याद रखने के लिए कि 5.6 6.5 ये बस उल्टा करना है, इसलिए मैंने 5.6 to 6.5 लिखा। ठीक है। नॉर्मल इम्पेयर ग्लूकोज, IGT का मतलब इम्पेयर ग्लूकोज इन डायबिटिस मेलिटस, यानी जो शुगर के मरीज होते हैं इन डायबिटिस मेलिटस, जो वैल्यू ऑफ HbA1c है वो मोर देन 6.5 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ये जो HbA1 है ये हमें क्या देता है, एक टाइम का वैल्यू नहीं देता, एवरेज वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर ऑफ 3 मंथ्स। तो ये जो है HbA1c गिव्स 3 मंथ वैल्यू ऑफ एवरेज ब्लड ग्लूकोज, एवरेज ब्लड ग्लूकोज 3 मंथ, याद रखें ये जो है इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटिस मेलिटस। बुक में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको वहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिस मेलिटस वो जो है वहाँ बुक से डिस्कस करेंगे। सो कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास एक माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। और ये जो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है HbA1c को। मतलब ये है कि अगर HbA1c लेवल ज़्यादा होता है तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए हमने HbA1c के लेवल को कंट्रोल करना है। तो HbA1c लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कम करने से माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो है, अब इसमें कौन कौन से हैं, इसमें रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी आई को जो है नुकसान हो जाता है। इसमें क्या होता है, 25% इंक्रीज चांसेस ऑफ ब्लाइंडनेस के चांसेस इसके साथ जो होते हैं बढ़ जाते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी के बाद हमारे पास न्यूरोपैथी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, और इसमें जो है देन वी हैव डायबिटिक नेफ्रोपैथी। So these are microvascular complication. Then we have macrovascular complication. मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास जो रिलेशन है वो है बीपी कंट्रोल के साथ। बीपी को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो जो मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है वो भी क्या होंगे, कम होंगे। और इसमें जो है जो MI है, स्ट्रोक वगैरह, ये जो है मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। इसके लिए जो ट्रीटमेंट है हम इंसुलिन देते हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह जो है देते हैं। सो ट्रीटमेंट में यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेटफॉर्मिन डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज डायबिटीज इज एंड इंसुलिन लिखता हूँ, बट वी विल डिस्कस इन फार्माकोलॉजी विद डिटेल। सो दिस इज द जनरल डिस्कशन अबाउट द डायबिटिस मेलिटस। यहाँ पे मैंने टाइप्स वगैरह को डिस्कस नहीं किए हैं, टाइप्स को जो है हम वहाँ पे बुक्स में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें फ़र्क क्या होता है टाइप 1 और टाइप 2 में। यूसिमिल स्टेप 1 बुक से डायबिटिस मेलिटस को डिस्कस कर लेते हैं। डायबिटिस मेलिटस क्या है, इट इज़ अ क्रोनिक डिजीज ऑफ एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसमें हमारे पास जो क्लासिकल सिम्टम पोलीयूरिया, पोलीफेजिया एंड पोलीडिप्सिया एंड वेट लॉस जो है ये हमारे पास इसके अंदर होता है। वेट लॉस क्यों होता है, क्योंकि इंसुलिन जब कम होता है तो प्रोटियोलाइसिस ज़्यादा होता है और मसल जो है मास जो है यानी प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाती है। सो पोलीडिप्सिया एक ग्लूकोज जो होता है जब ज़्यादा होता है ये क्या करता है, डिक्रीज करता है वाटर की एब्जॉर्प्शन को,
थर्स्ट को जो है इंक्रीज करता है। के अंदर जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो यूरिन के अंदर भी ज़्यादा होता है, जब यूरिन में ग्लूकोज होता है तो वो वाटर को रिअब्जॉर्ब होने नहीं देता। इसके बाद पोलीयूरिया होगा और पोलीफीजिया, और पोलीफीजिया को हमने डिस्कस किया होगा। इसके बाद जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, और जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है उसमें हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट जो है ये होगा इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये हम पढ़ेंगे। इसमें जो डायबिटीज है एक ग्रोथ हार्मोन और जो एपिनेफ्रिन है अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इस वजह से भी क्या होता है, रेयरली जो है डायबिटीज हो सकता है। और ये जो है कुछ लोग जो ग्लूकोकार्टिकाइड की थेरेपी पे होते हैं, स्टेरॉइड डायबिटीज जिसको बोलते हैं, उनकी वजह से भी डायबिटीज हो सकते हैं। तो डायबिटीज जो है ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन और ग्लूकोकार्टिकाइड थेरेपी की वजह से भी जो है हो सकता है। अब कॉम्प्लिकेशन जो है यहाँ पे क्रोनिक जो कॉम्प्लिकेशन है वो नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन, जिसमें स्मॉल वेसल डिजीज है, हाइलिन आर्टेरियोलोसिस, जिसमें हाइलिन डिपोजिट हो जाता है इन आर्टेरियोल। इसकी वजह से फिर जो माइक्रोवास्कुलर का कॉम्प्लिकेशन जो हमने उधर वो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो थे इसमें रेटिनोपैथी है, न्यूरोपैथी है एंड नेफ्रोपैथी जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। लार्ज वेसल डिजीज, लार्ज वेसल वहाँ पे जो मैक्रोवास्कुलर डिजीज हमने जो वहाँ पे पढ़े थे ना, मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जिसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी एमआई का जो मैंने जिक्र किया था, इस तरह स्ट्रोक का यानी सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, एमआई इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ। ठीक है, तो ये क्या है, मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एमआई जो है मोस्ट कॉमन काज है डेथ का, यानी एक डायबिटिक पेशेंट है उनमें डेथ का मोस्ट कॉमन काज क्या है, एमआई है। इसके बाद जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, osmotic damage sorbitol accumulation in organ with aldose ductase and decrease or absent sorbitol dehydrogenase। तो आप लोग को यहाँ पे समझ नहीं आई है, ये इसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो एज वी नो दैट वी हैव ग्लूकोज, ये ग्लूकोज क्या होता है, ये ग्लूकोज जो होता है कन्वर्ट होता है सर्बिटोल में। ये जो है सर्बिटोल में जो है कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन दिस सर्बिटोल इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज, बट दिस इज डन बाय सर्टन इंजाइम्स। कुछ इंजाइम्स हैं जो इसको कर लेते हैं। तो अल्डोज रिडक्टेज क्या करता है, अल्डोज रिडक्टेज क्या करता है, ग्लूकोज को सर्बिटोल में कन्वर्ट करता है। सर्बिटोल जो है फ्रक्टोज में जो कन्वर्ट होता है वो सर्बिटोल डिहाइड्रोजनेज की वजह से होता है। सर्बिटोल जो डिहाइड्रोजनेज है, जेनेज, ये इसकी वजह से सर्बिटोल फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है। Now let's, if absent, यानी सर्बिटोल डिहाइड्रोजनेज अगर एब्सेंट होगा तो क्या होगा, सर्बिटोल फ्रक्टोज में कन्वर्ट नहीं होगा तो सर्बिटोल का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये सर्बिटोल जो है ओस्मोटिक डैमेज करता है। ठीक है, ओस्मोटिक डैमेज जो है इस वजह से फिर होता है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जब हमारे पास ग्लूकोज होता है, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, यानी एक डायबिटिक पेशेंट है उनमें क्या चीज़ें होते हैं, वो हमें पता है कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्या होता है, वी हैव हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज। सो व्हाट विल एक्चुअली हैपन, दिस ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड into sorbitol by the help of enzyme aldose reductase, but this sorbitol will again convert it to fructose. But in case of sorbitol dehydrogenase absence, there is an increased level of sorbitol which cause osmotic damage। तो osmotic damage जो है क्या है, ओस्मोटिक डैमेज और सर्बिटोल एकमुलेशन इन द ऑर्गन। तो ये जो सर्बिटोल होता है उसका लेवल ज्यादा हो जाता है और वो ऑर्गन के अंदर जो है एकमुलेट हो जाता है विद अल्डोज रिडक्टेज, यानी अल्डोज रिडक्टेज की वजह से इसमें डिक्रीज एब्सेंट सर्बिटोल डिहाइड्रोजनेज होता है। ठीक है, न्यूरोपैथी जो है यानी एनएस न्यूरो मसले में हमारे पास मोटर भी हो सकती हैं, सेंसरी हो सकती हैं, जिसमें ग्लो एंड स्ट्राइकिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोनोमिक डिजेनरेशन यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, गैस्ट्रोपेरेसिस एंड डायबिटिक डायरिया होते हैं। तो याद रखिए कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसकी डिक्रीज जीआईटी एक्टिविटीज़ होते हैं, जो डायबिटिक लोग होते हैं उनकी जो जीआईटी की एक्टिविटी है वो क्या होती हैं, डिक्रीज होते हैं। सो डायबिटिस मेलाइटिस पेशेंट हैव डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी। तो इन लोगों में जो है इसके अलावा जो है कैटरेक्ट के चांसेस जो हैं इसमें बढ़ते हैं। अब कुछ टेस्ट कर लेते हैं जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है। टेस्ट में हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहला टेस्ट लिखा है उन्होंने वो है HbA1c। अगर डायग्नोस्टिक कट ऑफ का मतलब क्या है कि डायबिटीज कब होगा, इफ इट इज मोर देन 6.5। तो हमने पढ़ा है कि अगर 5.6 या 7 से कम है तो इट इज नॉर्मल, 5.6 to 6.5 इज IGT और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस और प्री डायबिटिक, बट मोर देन 6.5 क्या है ये क्या होगा, हमारे पास डायबिटिक होगा। और ये क्या है, रिफ्लेक्ट एवरेज ब्लड ग्लूकोज और पीरियड 3 माने यानी पिछले 3 महीनों का जो ग्लूकोज लेवल है एवरेज वो उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसके ऊपर सिर्फ आरबीसी का जो टर्न हो रहा है वो इससे असर डालते हैं, कोई खुराक वराक जो है प्री पोस्ट पेरेंडियल जो है चीज़ें इस पर इफेक्ट नहीं करता। फास्टिंग का प्लाज्मा ग्लूकोज जो होता है अगर मोर देन 126 होगा तो जो है तब हम कहेंगे कि पेशेंट डायबिटिक है एंड द फास्टिंग शुड बी मोर देन 8 आवर्स। जो है 8 आवर्स से 8 घंटे से जो है किसी पेशेंट ने खाना नहीं खाया तो उसका स्टिल वी है हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज मोर देन 126, इट इज कॉल्ड एज अ
डायबिटिक पेशेंट। अब 2 आवर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या करते हैं हम 75 मिलीग्राम वी गिव 75 ग्राम ग्लूकोज टू अ पेशेंट एंड देन चेक आफ्टर 2 or 2.3 or 5 hours, and if the level of glucose in this patient is still more than 200 milligram per deciliter, then we say this is a diabetic patient. So more than 200 milligram per deciliter, then this is 2 hours after consumption of 75 gram of glucose in the water. Then we have RBS, random plasma glucose, या random RBG जिसको हम that is called as a random blood sugar, RBS. If RBS is more than 200 milligram per deciliter, then we say the patient is diabetic. अब वहाँ पे जो है there I also discuss the symptom are asymptomatic. Presence of hyperglycemic symptom is required. So if a patient with a hyperglycemic symptom which include polydipsia, polyuria, polyphagia, weight loss and have a level of RBS more than 200 milligram per deciliter, then we say the patient is diabetic. Now here is a diagram. ये एक हमारे पास डायग्राम है जिसको हम डिस्कस करेंगे. इफ वी हैव डिक्रीज अवेलेबल इंसुलिन, अगर हमारे पास इंसुलिन जो है कम है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उनको डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स वी हैव डिक्रीज इंसुलिन. हमारे बॉडी के अंदर क्या है, एक पेशेंट है उसके अंदर इंसुलिन कम है. तो जब इंसुलिन कम है तो फिर क्या होगा, लाइपोलिसिस ज़्यादा होगी, ये हमने डिस्कस किया हुआ है. प्रोटियोलाइसिस जो है ये भी क्या होगी, ज़्यादा होगी इंसुलिन की कमी की वजह से. ग्लूकोनियोजेनेसिस ये ज़्यादा होगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये जो है ज़्यादा होगी, एंड देयर विल बी डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक. ग्लूकोज का जो अपटेक है वो क्या होगा, कम होगा. ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है, ग्लाइकोजन का जो ब्रेक डाउन है वो ज़्यादा होगा, यानी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा क्योंकि इंसुलिन कम है. ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा होगा यानी ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा फ्रॉम अदर नॉन कार्बोहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स बिकॉज इंसुलिन कम है. अगर प्रोटियोलाइसिस ज़्यादा होता है तो फिर मसल मास जो है कम होगा और वेट लॉस होगा. तो जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर वेट लॉस होता है तो वो इस वजह से होता है कि इंसुलिन कम होता है, और इंसुलिन जो है जब कम होता है तो प्रोटियोलाइसिस ज़्यादा हो जाता है, प्रोटीन का मसल का जो ब्रेक डाउन है वो ज़्यादा हो जाता है. इस तरह अगर लाइपोलिसिस जो है ज़्यादा होता है तो प्लाज्मा के अंदर जो है फ्री फैटी एसिड जो है ज़्यादा होंगे, और हमें पता है कि जो फ्री फैटी एसिड हैं वो फिर क्या बनाते हैं, कीटोन्स बनाते हैं, और कीटोनीमिया कर करते हैं, और यूरिन के अंदर भी कीटोयूरिया कर करते हैं. तो कीटोन जब ज़्यादा होंगे तो कीटोनीमिया एंड कीटोयूरिया विल अकर, और इस वजह से कीटोन जो कि एसिडिक हैं तो एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस विल अकर इन डायबिटिक पेशेंट. सो एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इस तरह के कीटोन्स जो हैं ये वोमिटिंग भी काज करते हैं, ठीक है. और यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिड हाइपर वेंटिलेशन होगा और कस्मॉल रिस्पायरेशन होगा. सो ये क्या है, बेड ब्रीथ है, इनका स्मॉल रिस्पायरेशन होगा, डीप ब्रीथ होंगे, ठीक है, इस वजह से. अब थोड़ा यहाँ पे आते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड जो है हम पढ़ेंगे, आपने इसको कंसेप्ट इसके ऊपर क्लियर करना है. सो इफ वी हैव इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन जो है ज़्यादा है, तो ग्लाइकोजन किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में. तो ग्लूकोज जो है ज़्यादा होगा, सो वी विल से हाइपरग्लाइसीमिया. इन द बुक दियर इट इज रिटन हैज हाइपोग्लाइसीमिया, लेकिन ये क्या है, गलतियाँ इसमें, ये हाइपरग्लाइसीमिया होगा. सो दिस विल बी हाइपरग्लाइसीमिया, and then we will have glucosuria. This is 2023 edition, but in new edition it is clear. The videos are still new, but still there is no difference between 224 or 25, no such a difference. So you can study any book, don't worry about this. सो ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा, ये गलती है इसमें. और ग्लूकोज जो है यूरिन में भी ज़्यादा होगा, विच इज कॉल्ड एज ग्लाइकोज़. अब क्या होगा, ग्लूकोज ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक डाययूरेसिस होगा, ठीक है, और इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलिटी होगा. प्लाज्मा के अंदर ऑस्मोलिटी ज़्यादा हो जाता है, और यानी प्लाज्मा के अंदर जो है ऑस्मोल ग्लूकोज ऑस्मोटिक जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, और इस वजह से पानी की कमी हो जाती है, और हम कहते हैं कि थर्स्ट हो जाते हैं. तो ये रीज़न है कि क्यों डायबिटिक पीपल के अंदर थर्स्ट होता है. उसकी वजह है कि जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऑस्मोलरिटी जो होती हैं ज़्यादा होती हैं, सॉल्यूट का लेवल जो है ज़्यादा हो जाता है. तो इस वजह से जो डायबिटिक पीपल होते हैं उनको प्यास ज़्यादा लगता है. अच्छा, तो ऑस्मोटिक डाययूरेसिस में अब एक पेशेंट है ऑस्मोटिक डाययूरेसिस एंड वोमिटिंग करते हैं, तो इस वजह से लॉस ऑफ वाटर, पोटाशियम एंड सोडियम मिलाकर, एंड दिस विल रिजल्ट इन हाइपोवॉल्यूमिया. हाइपोवॉल्यूमिया होगा तो सर्कुलेटरी फेलियर एंड टिश्यू परफ्यूजन, ब्लड जो है टिश्यूज को नहीं जाएगा. तो ये कुछ चीज़ें हैं. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो हमने जो है क्लिनिकल लिहाज से हमने कहने कि मसल मास या वेट लॉस, इस पेशेंट के अंदर वोमिटिंग होगा, स्मॉल ब्रीथिंग होंगे, डीप ब्रीथिंग होगा, टिश्यू परफ्यूजन रिस्पायरेशन फेलियर होगा, हाइपोवॉल्यूमिया होगा, एंड थर्स्ट जो है इसके अंदर ज़्यादा होगा. सो दीज आर दी वो चीज़ें हैं ये जो हमें क्लिनिकली नजर आते हैं, और इसके अलावा जो हैं वो क्या हैं जो हमें हम बॉडी के अंदर देखते हैं. यहाँ पर क्या है डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस. नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस. जो टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है उसमें क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो वी हैव टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस. तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में सबसे पहले पॉइंट क्या है, प्राइमरी डिफेक्ट यानी प्राइमरी मसला कहाँ पे होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो इट इज़ टाइप 1 जो है ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है. ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी बॉडी के अंदर अपना मसला क्रिएट हो जाता है. So type 1 जो है it is autoimmune disease
ऑटो इम्यून एंड टी सेल मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन होता है और बीटा सेल का, जिसमें क्या होता है जो पेनक्रियाज के जो बीटा सेल हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑटो एंटीबॉडीज जो हैं इसमें प्रेजेंट होंगे और ये ऑटो एंटीबॉडीज जो हैं, ऑटो एंटीबॉडीज may be present that may be islet सेल एंटीबॉडी ये हो सकते हैं और इंसुलिन एंटीबॉडीज भी हो सकते हैं। और ये जो हमारे पास टी सेल मीडिएटेड हैं ये हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4, तो ये जो टाइप 1 डायबिटीज है इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4। तो बीटा सेल जो है इसमें डिक्रीज होते हैं। जो टाइप 2 में मसला क्या होता है, तो बीटा सेल टाइप 1 में क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं और इंसुलिन जो है पैदा नहीं करता एंड इस वजह से इंसुलिन में पीनिया हो जाता है, यानी लो लेवल ऑफ इंसुलिन। फिर क्या होता है, इसके बाद जो है टाइप 2 है। टाइप 2 में इंसुलिन पहले सही होता है लेकिन इंसुलिन जो काम करता है वो सही तरीके से नहीं करता, सो इंसुलिन को रेजिस्टेंट हो जाती हैं। तो इंसुलिन का लेवल सही होता है, इंक्रीज रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, प्रोग्रेसिव पेंक्रियाटिक बीटा सेल फेलियर। तो इसमें क्या होता है कि इनिशियली इंसुलिन ज़्यादा होता है या नॉर्मल होता है, लेकिन बाद में जो है इंसुलिन जो है बीटा सेल की एग्जॉशन हो जाती है, खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका जो इंसुलिन है वो काम नहीं करता। तो ये लेटर स्टेज में इंसुलिन भी क्या होता है, कम होता है इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। इंसुलिन रिसेसरी इन द ट्रीटमेंट, टाइप 1 में इंसुलिन ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पे बीटा सेल डिस्ट्रॉय हैं, तो इंसुलिन जो है हमने देना है बाहर से क्योंकि इंसुलिन की कमी है। लेकिन टाइप 2 में जो है सम टाइम इंसुलिन की ज़रूरत होती है क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो है रेजिस्टेंट हो जाता है इंसुलिन के खिलाफ। एज जो है हमारे पास, एज में जो टाइप 1 है वो यंग में होता है और टाइप 2 जो है वो ओल्डर में होता है। और इसमें पीक एज जो है टाइप 1 में जो पीक एज है, एक पीक 4 to 6 ईयर में होता है, यानी इस टाइम में ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो सेकंड पीक है फिर दोबारा जो है ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो किस टाइम में होते हैं, 10 to 14 ईयर्स में। तो इस टाइम में ये जो 2 पीक्स है यहाँ पे क्या होते हैं, वेरी वेरी हाई चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। सो दिस इज एज बट स्टिल एक्सेप्शंस आर कॉमन। एसोसिएशन विद ओबेसिटी, यहाँ पे जो टाइप 1 डायबिटीज है वो ये ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, यानी ओबेसिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये 3 लोगों में 3 और ओबीस दोनों में जो है हो सकता है और इसमें एसोसिएशन है ओबेसिटी के साथ, यानी जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड हैं। जेनेटिकली इसमें क्या होता है, रिलेटिवली वीक होता है, 50% कंकॉर्डेंस इन आइडेंटिकल ट्विन एंड पॉलीजेनिक, रिलेटिवली जो है स्ट्रांग 90% का इन आइडेंटिकल ट्विन एंड पॉलीजेनिक। देन वी हैव एसोसिएशन विद HLA सिस्टम, यस एंड नो। जो टाइप 1 डायबिटीज हैं ये HLA DR4 एंड DR3 के साथ जो है एसोसिएटेड हैं। सो टाइप 1 डायबिटीज इज एसोसिएटेड HLA DR3 एंड DR4। ग्लूकोज इंटॉलरेंस जो है इसमें सीवियर होता है और इसमें माइल्ड टू क्या होता है, मॉडरेट होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी, टाइप 1 जो होता है इंसुलिन को ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि इनमें इंसुलिन कमी होती है और ये लोग जो है इंसुलिन को लो सेंसिटिव रखते हैं। कीटो एसिडोसिस जो है जैसे कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जो है इसमें कॉमन होता है और इसमें रेयर होता है। और हम पढ़ेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के साथ डायबिटिक कीटो एसिड जो है एसिड हैं जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। बीटा सेल नंबर इन द आइलेट्स जो होता है इसमें डिक्रीज होते हैं, वेरिएबल होता है विद एमाइलॉइड डिपॉजिट्स। तो पहले टाइप 1 में तो कम होते हैं बीटा सेल, लेकिन टाइप 2 में पहले ज़्यादा होते हैं या नॉर्मल होते हैं फिर कम हो जाते हैं। सीरम इंसुलिन लेवल जाहिर सी बात है इसमें कम होगा, इसमें इंक्रीज इनिशियली बट डिक्रीज इन द एडवांस डिजीज एंड बीटा सेल एक्सॉक्शन व्हेन अकर। ठीक है, इसमें क्लासिकल सिम्टम ऑफ पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफीज एंड वेट लॉस जो इसमें कॉमन होते हैं और जो है टाइप 2 में जो है वो इतना कॉमन नहीं है, सम टाइम होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिस्टोलॉजी में जो है आइलेट से ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन होती हैं, यानी ये क्या है ऑटोइम्यून डिजीज हैं। आइलेट्स एमाइलॉइड पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। इस लेवल पर इतना ही काफ़ी है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट जो है इसमें क्या क्या डिफरेंसेस